हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं बेसिक से बिल्कुल, या फिर आप ओल्ड सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड का आया हुआ है वो पढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से लगभग 76% लोगों ने ग्रामर को चूज़ किया है और ये सही भी है। फ्रेंड्स, अगर आपके ग्रामर यानी कि बेसिक ग्रामर जो है या फिर ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन आपका अच्छा है तो आप जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जो आप लेसन का जो एक्सप्लेनेशन होता है इंग्लिश से हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा है तो आप क्वेश्चन आंसर खुद से लिख सकते हैं, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है तो फ्रेंड्स आपके माइंड में हिंदी में वो सारी चीज़ें रहती हैं, बस केवल आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा रहेगा तो आप चाहे क्वेश्चन आंसर हुआ, चाहे एक्सप्लेनेशन हुआ, चाहे एसे हुआ, कोई भी चीज़ आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो आप आराम से उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी चाहता हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रांसलेशन में सिखाऊं। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मुझे पता है, मैं उतना आपको सिखाना चाहता हूं। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। जैसे आप वीडियो को ओपन करते होंगे तुरंत मैं टॉपिक को बता के और पढ़ाने लगता हूं, लेकिन आज मैं आपका टाइम लूँगा क्योंकि फ्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा हो गया ये। मैं देखता हूँ कोई भी नाच नौटंकी वाला वीडियो रहता है तो आप लोग उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का है जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, ऐसे वीडियोज़ को आप लोग बस केवल 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, फिर रिटर्न होकर अपना दूसरा कोई चीज़ देखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज चाहिए, सच में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर भी करिए। मैं अपने वीडियोस में कभी भी ये सब नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊँ। बट फ्रेंड्स, लाइव आने के लिए मुझे उतना अच्छा सेटअप होना चाहिए, एक बंद कमरा होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जिसमें एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए फ्रेंड्स पैसे भी लगेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है इस समय। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आपको पढ़ाऊं तो आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। आप मेरे वीडियोस को शेयर करें और अगर हो सके, अगर आप लोगों की क्षमता है तो आप कुछ ना कुछ आप मुझे पे भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको वीडियोस देखने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे पे भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और फ्रेंड देखिए, आज से हम ट्रांसलेशन का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको बहुत सारे वीडियोस ट्रांसलेशन टॉपिक पे मिलने वाले हैं। और अगर आपने सीरियल वाइज सभी अगर वीडियोस को देख लिया तो ये गारंटी है कि आपको ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इंग्लिश होता क्या है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आपने इंग्लिश तो LKG से ही पढ़ा होगा, इंग्लिश आप LKG से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आप जवाब क्या देंगे इसका? तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या फिर साइंस है, ये सभी एक सब्जेक्ट में आते हैं। बट अगर हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें या संस्कृत की बात करें तो ये सभी चीज़ें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सब एक लैंग्वेज है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, तो आप रिप्लाई क्या करेंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होता है? हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम किसी के सामने अगर प्रकट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और अगर देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो लैंग्वेज होता है उसमें सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है। जैसे हम लोग जब हिंदी लिखना या पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें क, ख, ग, घ ये सब सीखना होता है, यानी कि जो इसके लेटर्स हैं, सबसे पहले हमें अक्षर सीखना होता है। तो अगर कहा जाए कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है, तो हम रिप्लाई क्या करेंगे कि लेटर इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। लेटर क्या है? लेटर इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। जो अक्षर है वो किसी भी एक भाषा की सबसे पहली इकाई है। यानी कि अगर कोई लैंग्वेज हमें सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसका लेटर सीखना पड़ेगा। अब लेटर्स जब हम सीख जाते हैं उसके बाद हमें छोटे छोटे वर्ड सिखाए जाते हैं।
जैसे जब हम क ख ग सीख जाते हैं तो हमें छोटे छोटे वर्ड सिखाए जाते हैं जिसमें कोई मात्राएं पहले नहीं होती, बिना मात्रा वाली, जैसे घर, पर, चल, जल, भर, इस तरह का जो छोटा छोटा हिंदी वाला वर्ड हमें सिखाया जाता है। अब वो वर्ड क्या होते हैं? वर्ड क्या होता है? जो लेटर्स से मिलकर बना होता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ सेंस, जिसका एक सेंस होना चाहिए। तो शब्द क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं? जो अक्षरों का एक समूह हो और उसका एक मतलब भी निकले। अगर उसका वो अक्षरों का समूह है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि वो एक वर्ड नहीं है। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस, और यहीं से हमारा बेसिक ग्रामर स्टार्ट होता है। सेंटेंस, तो अगर हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर हमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, ट्रांसलेशन में जो भी रूल्स बताए जाएंगे, वो सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो जैसे वर्ड्स के बारे में बताया गया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग, शब्दों का एक समूह जिसका एक मतलब हो, उसको वर्ड्स कहा जाता है। और सेंटेंस क्या है, इसका भी डेफिनेशन आपको पता ही होगा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। तो सेंटेंस क्या होता है ये हमने जान लिया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ हो, जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, वो सेंटेंस कहलाता है। अब अगर बात करें हम कि ये सेंटेंस होता है ये किन किन चीज़ों को मिला के बनता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको पता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप आगे वीडियोस में बने रहेंगे तो आपको इसमें बहुत ही कुछ एडवांस लेवल की भी चीज़ें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये चीज़ें आपको पता है कि सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? तो हम यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेंटेंस इज, या फिर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का एक ऐसा भाग अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें किसी ना किसी एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो जिसके बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट का डेफिनेशन। अब प्रेडिकेट क्या होता है इसको जान लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड, व्हाट इज टोल्ड, जो कही जाए, जो बताई जाए, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये यहाँ पे हमने दोनों का डेफिनेशन आपको बताया कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, सेंटेंस का एक ऐसा भाग जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कहना हुआ कि मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब मोहन के बारे में क्या बात हुई? इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा हो गया इसका प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाएगी, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में मिलते हैं हमें, वो दो टाइप के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हमें दो टाइप के सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आपसे पूछें कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कितने तरह के सेंटेंस बोलता होगा, तो आप सोचेंगे कि वो कई तरह के, यानी कि लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तरह के सेंटेंसेस बोलता होगा। बट मैं कहता हूं कि कोई भी अपने पूरे जीवन में, पूरे अपनी लाइफ में केवल दो टाइप के सेंटेंस बोलता है। एक तो जिसमें कोई एक्शन होगा और दूसरा जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। एक्शन का मतलब काम से है,
एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम होगा और दूसरा ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी काम नहीं होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं दो टाइप के, पहला होता है डूअर और दूसरा होता है नॉन डूअर। ये दो टाइप के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, डूअर और नॉन डूअर। और ये जो डूअर वर्ड है ये किससे बना हुआ है? ये डू से बना हुआ है, इसमें हमने ER ऐड कर दिया है। और आपको पता है जिसे टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। तो टीच में जब ER ऐड हो गया तो टीचर अर्थात पढ़ाने वाला हो गया। उसी तरह से जब डू में ER लग गया तो डूअर यानी करने वाला अर्थात काम को करने वाला। तो डूअर कौन सा सब्जेक्ट होगा? एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी काम को करेगा, जो कोई काम करेगा वो कहलाएगा डूअर सब्जेक्ट। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई भी एक्शन नहीं करेगा, केवल उसके बारे में बात होगी, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो ये दो टाइप के सब्जेक्ट हमारे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा है कि मोहन इज प्लेइंग अ फ्लूट, यानी कि मोहन बांसुरी बजा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? प्ले करने का, बजाने का काम हो रहा है, बांसुरी बजाने का काम हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमारा मोहन है और ये काम कर रहा है, तो ये डूअर सब्जेक्ट है। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे हो गया कि राधा इज अ गुड सिंगर। राधा इज अ गुड सिंगर, यानी कि राधा एक अच्छी गायिका है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं कि राधा इज अ गुड सिंगर, इसमें राधा कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, केवल राधा के बारे में बताया गया कि वो कौन है और वो क्या करती है। राधा इज अ गुड सिंगर, राधा कौन सा एक्शन कर रही है ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें बात हुई है राधा की, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं कर रही है, तो ये एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है। जैसे कहा जाए कि द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है ताजमहल की, लेकिन ताजमहल कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि ताजमहल यहाँ पे क्या हो गया? नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक डूअर और एक नॉन डूअर। और किसी भी सेंटेंस में अगर एक नॉन डूअर सब्जेक्ट आता है, अर्थात कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो उसको ट्रांसलेट करने का हमारे पास एक ही मेथड है। अगर उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट में है, तो उसमें इज, एम, आर का ही यूज होगा। अगर एक्शन नहीं है किसी भी सेंटेंस में और वो प्रेजेंट में, लास्ट में है, हूँ, है, ये सब आया है, तो इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट में है, तो उसमें इज, एम, आर का ही यूज होगा। और अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लास्ट में था, थी, थे आ गया, यानी कि पास्ट में है, तो वहाँ पे वॉज, वर का ही यूज होगा। और अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है और लास्ट में होगा, होगी, होंगे आ गया, तो वहाँ पे विल बी या शैल बी का यूज होगा। तो इसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो इसको ट्रांसलेट करते समय हमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल बी का यूज करना होता है। अब ये जो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसी के बहुत सारे रूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने ये सीख लिया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं ये दो टाइप के होंगे, डूअर और नॉन डूअर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरह से सेंटेंस में आ सकते हैं, जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो कितने रूप में आ सकते हैं। ये तो हमने इसके टाइप देखे, डूअर और नॉन डूअर, और इसका हमने डेफिनेशन देख लिया। अब किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कितने रूप में आ सकता है, रूप बदल के भी आ जाता है सब्जेक्ट कभी कभार। तो देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक नाउन के रूप में आता है, जैसे यहाँ पे देखिए मोहन एक नाउन है, राधा भी एक नाउन है, या तो एक नाउन होगा, सब्जेक्ट एक नाउन के रूप में होगा, या फिर एक प्रोनाउन के रूप में आ सकता है सब्जेक्ट, एक नाउन के रूप में आ सकता है या फिर एक प्रोनाउन के रूप में आ सकता है। और इसके अलावा जो हमारे वर्ब होते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ये सब आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। तो इसमें इन्फिनेटिव और जेरेंड जो होते हैं ये भी सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आ सकता है या फिर ये जेरेंड फॉर्म में आ सकता है। और इसके अलावा कभी कभार पूरा एक क्लॉज ही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक डिपेंडेंट क्लॉज पूरा एक सब्जेक्ट का काम करता है। आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो हमेशा सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, या फिर सब्जेक्ट केवल एक ही वर्ड का या फिर दो वर्ड का हो सकता है।
सब्जेक्ट हमारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए नाउन के रूप में तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, मोहन इज प्लेइंग अ फ्लूट, तो यहाँ पे मोहन हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोनाउन का, तो अगर हम मोहन के बारे में कुछ दूसरी बात अगर कर रहे हैं तो उसके जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ हारमोनियम, वह एक हारमोनियम भी बजा रहा है। मोहन इज प्लेइंग फ्लूट, मोहन बांसुरी बजा रहा है। ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ हारमोनियम, और वह एक हारमोनियम भी बजा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ही का यूज किसके लिए किया गया, मोहन के लिए। और जो नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं, और यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है सब्जेक्ट हमारा। अब इन्फिनिटिव फॉर्म में भी सब्जेक्ट यूज हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें इन्फिनिटिव के रूप में कैसे यूज होता है। अगर हमें कहना है कि स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, टू स्मोक इज हार्मफुल, या फिर इंजूरियस कर सकते हैं। टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो यहाँ पे क्या हानिकारक है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है धूम्रपान करने की। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो धूम्रपान करना एक वर्ब है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसको या तो हम इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर जीरंड फॉर्म में। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम टू का यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इसके वर्ब के पहले टू आया हुआ है और एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, यानी कि ये इन्फिनिटिव फॉर्म में है। और या फिर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो यहाँ पे देखिए स्मोकिंग, इसमें आईएनजी आ गया, यानी कि ये जीरेंड फॉर्म है क्योंकि एक नाउन की तरह यूज हुआ है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह यूज होती है तो उसको हम जीरेंड कहते हैं। और नाउन का क्या काम है, या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे स्मोकिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह यूज हुई, यानी कि ये जीरेंड फॉर्म में है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होती है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे ही वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, वह एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था। तो कैसी बुक पढ़ रहा था, वो इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग उस बुक के बारे में हमें कुछ बता रहा है, यानी कि इंटरेस्टिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हुए भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वहाँ पे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये एक जीरेंड फॉर्म में है। जब एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करती है तो उसको जीरेंड कहते हैं। तो अभी हम टॉपिक से हट गए, हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक एज अ नाउन यूज हुआ, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ, इन्फिनिटिव का भी यूज आपने देख लिया और जीरेंड का भी यूज देख लिया आपने एज अ सब्जेक्ट। अब एक क्लॉज कैसे एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसे मान लेते हैं द मैन हु हेल्प्ड यू yesterday, the man who helped you yesterday is my friend. The man who helped you yesterday is my friend. वह आदमी जिसने कल तुम्हारी मदद की थी मेरा मित्र है। अब यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो किसकी बात यहाँ पे हो रही है, उस आदमी की बात हो रही है जिसने कल तुम्हारी मदद की थी। तो इसमें पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में। द मैन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब भी यहाँ पे है, यानी कि एक क्लॉज है, और यहाँ पे एक क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुई है। तो इस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो कई फॉर्म में कई तरह से यूज हो सकते हैं सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने रूपों में ये सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ सकता है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रेडिकेट के बारे में जानने से पहले अब हम सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट के पार्ट्स देखने वाले हैं। सब्जेक्ट के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो कहलाता है क्वालिफायर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनर, चाहे इसको क्वालिफायर कहें या फिर इसी को हम लोग डिटरमिनर भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर,
और सेकेंड पार्ट इसका जो होता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। लेकिन फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेज में जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें तीनों पार्ट हमेशा मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा पार्ट हमारा है उसको हम कहते हैं मेन वर्ड। मेन वर्ड कहते हैं यानी कि मुख्य शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वालिफायर या डिटरमिनर क्या होता है। और डिटरमिनर जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चायक, निश्चायक कहते हैं। ये वास्तव में क्या काम करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है, मेन वर्ड हमारा जो होगा वो हमेशा एक नाउन होगा। जो मेन वर्ड होगा वो हमेशा एक नाउन होगा। तो ये जो डिटरमिनर या फिर क्वालिफायर होते हैं ये हमें इस मेन वर्ड के बारे में बताते हैं, हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है, डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है, या फिर ये बताते हैं कि वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर में ए, एन, द यानी कि आर्टिकल्स आते हैं, और इसके अलावा सम, फ्यू, सर्टेन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये क्वालिफायर या डिटरमिनर की कैटेगरी में आती हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब भी ए और एन लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा मेन वर्ड है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और ये भी पता चलेगा कि वो इनडेफिनिट है। जब ए या एन का यूज़ किया गया अर्थात सब्जेक्ट हमारा इनडेफिनिट है, उसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है। और अगर दा का यूज़ किया गया तो इससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा डेफिनिट है, उसके बारे में हमें पहले से पता है। और अगर सम, फ्यू, सर्टेन इनमें से कुछ आया हुआ है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सम का यूज़ हुआ है तो इस तरह से ये जो क्वालिफायर या डिटरमिनर होते हैं ये बताते हैं कि सब्जेक्ट हमारा डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इसको हम कहते हैं क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर। अब इसके बाद जो दूसरा इसमें टाइप इसका है, दूसरा पार्ट जो इसका है वो है एडजेक्टिव। और आपने अगर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो उसमें एडजेक्टिव के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो भी किसी एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उस नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो नाउन कैसा है। एडजेक्टिव किसी भी एक नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ही वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, वह एक रेड शर्ट पहने हुए था। तो यहाँ पे वो कैसा शर्ट पहने हुए था, रेड शर्ट। तो इसमें जो रेड वर्ड आ गया वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे कहना हुआ कि अ ब्लाइंड मैन वॉज बेगिंग ऑन द रोड, अ ब्लाइंड मैन वॉज बेगिंग ऑन द रोड। अब इसमें नाउन क्या है, इसमें मैन है एक नाउन और रोड है एक नाउन, लेकिन यहाँ पे जो ब्लाइंड का यूज़ किया गया किसके लिए, मैन के लिए। और उस मैन के बारे में बताया कि वो आदमी कैसा था, अंधा था, यानी कि ब्लाइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर हमें एडजेक्टिव पता करना है तो जो भी नाउन है वहीं पे हम कैसा लगा के क्वेश्चन कर लें तो हमें एडजेक्टिव पता चल जाता है। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति, तो यहाँ पे कैसा व्यक्ति, लंगड़ा। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, तो कैसा कौवा, प्यासा कौवा। तो प्यासा वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद जो हमारा मेन वर्ड होता है वो हमेशा एक नाउन होता है, और नाउन के बारे में आपको पता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन नाउन जो होता है बस केवल इन तीन चीज़ों में पूरा नाउन नहीं हो सकता है, केवल पर्सन, प्लेस और थिंग में। यानी कि जो भी चीज़ ऐसे जिसका एक नाम है वो एक नाउन है। हर एक चीज़ जिसका एक नाम है वो एक नाउन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको सब्जेक्ट के तीनों पार्ट्स बता दिए, जिसमें पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा है मेन वर्ड। और अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स। प्रेडिकेट क्या होता है ये तो हमने आपको बताया इसका डेफिनेशन, कि प्रेडिकेट क्या होता है कि व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब इसके भी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बेसिक से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया। अब प्रेडिकेट का सबसे पहला पार्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा पार्ट हमारा होता है मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ड था और यहाँ पे मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और तीसरा पार्ट हमारा है इसका ऑब्जेक्ट। इसमें हो सकता है कि और भी पार्ट्स आ जाएं, उधर अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से यहाँ भी तीन पार्ट्स इसके होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, अर्थात जो किसी की सहायता करे। तो ये सेंटेंस में किस चीज़ में सहायता करती है,
जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में किस चीज़ में मदद करती है, क्यों इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा एक्शन होता है सेंटेंस में जो हमारा एक्शन होता है, जो काम होता है, उसका हमें टाइम बताती है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ में मदद करती है, जो भी सेंटेंस में हमारा एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका टाइम हमें बताती है। अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन आया हुआ है, तो उससे हम जान जाते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस का है। और ये सेंटेंस में किस चीज़ में मदद करता है, जो भी हमारे एक्शन होते हैं उसके 3 स्टेज होते हैं। जितने भी एक्शन है, जितने भी काम होते हैं, उसके अगर देखे जाए तो 3 स्टेज होते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस बात को कि कोई भी काम अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें उस काम को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। जब तक हम किसी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो काम होगा कैसे। तो सबसे पहले हम किसी काम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जब कोई काम स्टार्ट हो गया तो कभी ना कभी तो वो जाके एंड भी होगा। तो इसका सबसे पहले कोई एक्शन स्टार्ट होता है और लास्ट में जाके वो एंड हो जाता है। लेकिन बीच में कुछ समय वो चला भी एक्शन, तो जो बीच में चला कुछ टाइम तक, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रोसेसिंग टाइम उसका। तो कोई भी एक्शन स्टार्ट होता है, कुछ समय तक प्रोसेस में रहता है और लास्ट में जाके एंड हो जाता है। ये हर एक्शन के यहाँ पे 3 स्टेट होते हैं। और ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये इसका स्टेट भी बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो किस स्टेज में है, वो स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस में है, या फिर वो एंड हो चुका है। ये हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस हमारा प्रोसेस में है। जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल खेल रहा है, अभी काम प्रोसेस में है, तो इज से पता चल गया यहाँ पे। और अगर रहता कि ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था, तो वॉज से एक तो टाइम पता चला कि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, और रहा था इससे ये भी पता चला कि वो अभी प्रोसेस में है एक्शन। अगर रहे कि मॉम हैज़ कुक्ड फूड, मम्मी खाना बना चुकी हैं, तो यहाँ पे हैज़ से क्या पता चला कि जो एक्शन है वो हो चुका है, एंड हो चुका है एक्शन हमारा, हैज़ से पता चला। और दूसरी बात, बना चुकी है, यहाँ पे है आया, यानी कि हैज़ का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, तो ये टाइम भी बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन है वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब इन 2 चीज़ों में हमारी मदद करते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम में हुआ और वो किस स्टेट में है, किस स्टेज में है, वो स्टार्टिंग है, प्रोसेस है, या फिर एंड है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जान लेते हैं जो हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। और वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो हमारा डूअर सब्जेक्ट होगा, ये जिस काम को करेगा वही तो हमारा वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट 2 टाइप के, डूअर और नॉन डूअर। अगर सेंटेंस में कोई डूअर सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम वो कर रहा है। तो जिस काम को वो कर रहा है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे मोहन बांसुरी बजा रहा है, तो काम कर रहा है बजाने का, तो जिस वर्ड से एक काम का पता चलता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जिस काम को कर रहा है, जो सब्जेक्ट हमारा है, ये जिस काम को कर रहा है, उस काम का इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, काम किस पर हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैं, और क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, समझ कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर रहता कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है, वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पत्र पे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पत्र हो गया। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक एक्शन होता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या या फिर किसे लगा के क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में।
जब भी आप किसे या क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में तो आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप किसे लगा के क्वेश्चन करते हैं तब जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या लगा के क्वेश्चन करने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में क्या या किसे लगाने पर हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे कि ना हो कि मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है नहाना, उसी वर्ब से हम क्या या किसे लगा के क्वेश्चन कर लें, मैं क्या नहाता हूँ, तो इसका कोई आंसर नहीं मिला। मैं किसे नहाता हूँ, यहाँ भी कोई आंसर नहीं मिला। यानी कि मैं रोज नहाता हूँ इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा रहे कि वह सब्जी बेचता है, अब यहाँ पे काम हो रहा है बेचने का, तो क्या बेचता है वो, क्या बेचता है, सब्जी, यानी कि यहाँ पे वेजिटेबल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए ऑब्जेक्ट जो हमारे दो टाइप के हैं, कभी कभार क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं एक साथ। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ और किसे पढ़ाता हूँ, आपको क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी। यहाँ पे दो आंसर हमें मिला, क्या या किसे लगाने पर, दोनों का क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल गया, यानी कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो जब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो किसे लगाने पे पता चलेगा, यानी कि जो इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमें पहले लिखना है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में लिखना है, यानी कि जो क्या लगाने पता चलेगा उसको बाद में लिखना है। तो देखिए वैसे भी अगर हिंदी वाला सेंटेंस रहता है तो उसमें इनडायरेक्ट वाला हमेशा पहले ही रहता है ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट वाला बाद में रहता है। जैसे हो गया कि उसने मुझे एक कलम दी, तो उसने किसे दी, मुझे सेंटेंस में पहले आया, क्या दी, एक कलम, ये बाद में आया। तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया उसको आप पहले लिख सकते हैं, जो बाद में आया उसको बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ये सारे पार्ट्स, सेंटेंस के जो सारे पार्ट्स बताए गए ये सारे पार्ट्स उसमें मौजूद रहें। ऐसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स देखा जाए हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पे, एक बूढ़ा आदमी मुझे पैसे दे रहा था। तो कौन पैसे दे रहा था, जब भी आपको इसमें सब्जेक्ट पता करना होगा तो जहाँ पे हमारा एक्शन हो रहा है, इसमें जो भी काम हो रहा है उसके पहले आपको कौन लगा के क्वेश्चन करना होगा। इसमें काम हो रहा है देने का, तो यहाँ पे आप कौन लगा के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन दे रहा था, आंसर क्या मिला, एक बूढ़ा आदमी, यानी कि सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, एक बूढ़ा आदमी। अब इसमें सबसे पहले देखिए, एक बूढ़ा आदमी में सबसे पहले एक की अंग्रेजी लिखनी होगी एन, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड आया हुआ, बूढ़ा के लिए हो जाएगा ओल्ड, एन ओल्ड मैन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद दे रहा था, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो था लास्ट में है तो वॉज का यूज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब दे रहा के लिए हो जाएगा गिविंग। अब देखिए इसमें किसे दे रहा था, मुझे, क्या दे रहा था, पैसे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया मुझे, पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे मी। अब क्या दे रहा था, पैसे, यानी कि मनी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट थे। अब हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट हमारा है एक बूढ़ा आदमी, यानी कि एन ओल्ड मैन। अब इसमें देखिए तीन वर्ड आए हुए हैं, कितने आदमी थे, एक ही आदमी था। तो यानी कि यहाँ पे एन जो है ये क्या बता रहा है कि वो जो आदमी है, जो सब्जेक्ट हमारा है वो इनडेफिनिट है और संख्या में एक ही है, यानी कि एन यहाँ पे क्या है, क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर है। और वो आदमी कैसा था, कैसा लगा के अगर हम क्वेश्चन करते हैं, वो आदमी कैसा था, बूढ़ा था, तो ओल्ड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, और मैन एक नाउन है, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ड है। तो ये सेंटेंस के तीनों पार्ट इसमें आ गए। अब प्रेडिकेट में देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वॉज है, और इसके बाद मेन वर्ब हमारा गिविंग है, और ऑब्जेक्ट भी इसमें दो है, किसे दे रहा था, मुझे, मी यहाँ पे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दे रहा था, पैसे, ये यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस में ये सारे पार्ट्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज आपको ये पूरा सब कुछ सेंटेंस के बारे में जितना भी मैंने बताया ये सब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।